अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे और इसका कंसेप्ट देखेंगे और कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्वथनांक हम लोग कहते किसको हैं। मेनली क्वथनांक क्या होता है कि जनरली हम लोग पहले पढ़े रहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव जो होता है उबलने लगता है, उस पॉइंट को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि किसी भी द्रव का क्वथनांक मतलब वह टेम्परेचर होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेसल मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई एक वेसल्स लिया, ठीक है, और इस वेसल्स पे मान लीजिए कि यहाँ तक मैंने कोई भी लिक्विड मैंने या जल या द्रव यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है कि नहीं। तो द्रव डालने के कारण क्या होगा कि इन दो आपस में ही अणु अणु के बीच में टक्कर होगा, जिसके कारण हर एक पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पे दाब लगेगा, इसके सतह पे दाब लगेगा और इसके वेसल्स के सतह पे भी दाब लगेगा। दाब लगने के कारण जो होगा ये मतलब गति करने लगेंगे जिगजैग मोशन में, जिसे हम लोग जिसके कारण ये जो दाब लगेगा उसी को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। और ये वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाएगा, ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगेगा, तो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक करते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस ताप पर, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। उसे ही हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जल का क्वथनांक जो होता है, जल का क्वथनांक, क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम लोग को ये क्वथनांक तो हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद में हम लोग को समझना है क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। ठीक है ना। क्वथनांक में उन्नयन हमारा टॉपिक है, बट उसके लिए हमको क्वथनांक हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए कि विलायक लेते हैं। ठीक है, विलायक हम लोग जल के रूप में लेते हैं। विलायक लिए, विलायक में क्या होता है कि जब कोई भी अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई हम इसके पहले चीनी मिलाए थे, मान लीजिए कि यहाँ पे हम नमक मिला दिए। जब कोई हम विलायक लिए और उसमें अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे तो क्या होगा, कणों की संख्या में वृद्धि होगी, कणों की संख्या में वृद्धि होगी, कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होगी। ठीक है। जैसे ही कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ठीक है। जैसे ही प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान हो जाएगा तो इसीलिए वाष्प दाब अपने आप घट जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है।
वाष्प दाब घट जाएगा। और जैसे ही वाष्प दाब घटेगा निश्चित रूप से क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। और इसी क्वथनांक के बढ़ने की यह पूरी घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसीलिए क्वथनांक के बढ़ने की यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, ठीक है। इस तरह से क्वथनांक में उन्नयन को हम लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद में एक ये मतलब कि डिफिनीशंस हो गया, इसको हम लोगों को एग्जाम में लिखना है कि क्वथनांक में उन्नयन कहते किसको है। अब उसके बाद में हम इसको एक तरह से मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली जरूरी है समझना, क्योंकि मैथमेटिकली से हम लोग का क्या बनेगा, क्वेश्चंस भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है तथा विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक कितना है, Ts है। तो क्वथनांक में उन्नयन जो हो जाएगा वह होगा, क्वथनांक में उन्नयन बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो Ts का मान बड़ा होगा और T का मान छोटा होगा, तो Ts माइनस T हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं चूंकि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, विलयन में क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरता के, ठीक है, मोलरता के। तो हम लोग बोल सकते हैं Ts माइनस T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यहाँ से हो जाएगा डेल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो डेल T इज इक्वल टू हो जाएगा KB इंटू M हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हम लोग कई जगह यूज करेंगे। यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा माने उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट देख लिया, इसे आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनामापी स्थिरांक, यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसे हम लोग केबी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये होता क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब किसी भी विलायक में, मान 1 kg विलायक में किसी भी विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितना वृद्धि होता है उसे ही हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं केवी से। और इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन से इसका लिख लेते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। लिखिएगा 1 kg विलायक में 1 kg विलायक का मतलब आपका जो सबसे ज्यादा होता है उसी को हम लोग विलायक बोलते हैं, ठीक है। किसी भी बिलियन में विलायक और विलय होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। तो 1 kg विलायक में किसी विलय का किसी भी विलय का किसी विलय का 1 मोल
किसी विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, विलायक के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जिसे मोलल 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 मोलर नहीं मोलल मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक कहते हैं। इसे निश्चित रूप से हम लोग केवी से डिनोट करते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, केवी का यूनिट जो होता है, यानी कि केवी का मात्रक, ये भी कभी कभी पूछ देता है, यह होता है आपका केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है ना। चूंकि हम लोग m इजिकल टू यहाँ पे होता है 1000 गुने k गुने W डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू W। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इस वाला को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से, और ये हो जाएगा कैपिटल W। ये हमारा फार्मूला हो गया। और इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि कौन चीज क्या है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एम। एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। उसके बाद में है आपका के। के को ही कभी कभी हम लोग केवी से भी डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसे हम लोग बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में है स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू को हम लोग बोलते हैं विलय का भार। विलय का भार। उसके बाद में है डेल टी। डेल टी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। उसके बाद में है कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू को हम लोग बोलते हैं विलायक का भार। विलायक का भार। तो इस तरह से हम लोग देख लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में है आणविक उन्नयन स्थिरांक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग शुरू कर रहे हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक, या इसे हम लोग बोलते हैं ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक, या इसी का इंग्लिश होता है आपका मॉलिक्यूलर इलेवेशन कांस्टेंट। लिखिएगा मॉलिक्यूलर इलिवेशंस कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं km से डिनोट करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें 1000 ग्राम विलायक था। यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे हम लोग आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम लोग km से डिनोट करते हैं। यानी कि वहां पे कितना था, 1000 ग्राम विलायक था, और यहाँ पे कितना होगा, 100 ग्राम विलायक होगा। तो डिफिनेशन से लिखते हैं हम लोग कि 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल, 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल, विलय का 1 मोल, विलय का 1 मोल, विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है उसे
आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग km से सूचित करते हैं। km से सूचित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि इसको हम लोग m इजिकल टू हो जाता है, यानी कि m इजिकल टू, एक मिनट ठीक से लिखते हैं थोड़ा सा, m इजिकल टू हो जाएगा आपका 100 इंटू k इंटू स्मॉल w हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू कैपिटल W। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे m इजिकल टू हो जाएगा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, अणुभार। उसके बाद में आपका के को ही डिनोट करते हैं, km से भी बोलते हैं, तो km इजिकल टू हो जाएगा आणविक उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। स्मॉल w हो जाएगा आपका विलय का भार, विलय का भार। उसके बाद में डेल टी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब टीएस माइनस सी, और कैपिटल W हो जाएगा आपका विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, यानी कि जो जो हम लोग फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं उसका एक जगह मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m का, यहाँ से आ गया था डेल टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे के बी क्या है, हमारा मोलरता है। ठीक है, मोलरता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर फॉर्मूला था m इज इक्वल टू 1000 गुने के इंटू स्मॉल w डिवाइड बाई डेल टी इंटू कैपिटल W। ठीक है, तीसरा नंबर में है m इज इक्वल टू 100 गुने के इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू कैपिटल W। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, जिससे मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन है 3 ग्राम यूरिया को, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि आपका हो गया स्मॉल w का वैल्यू कितना हो गया 3 ग्राम, और इसका m इजिकल टू कितना होगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है आपका NH2CO NH2, तो n का हो जाता है 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 गुने 1, उसके बाद में कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाता है 16, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 गुने 1, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब उसके बाद में कैपिटल W इक्वल टू इसका कितना दिया हुआ है, कैपिटल W माने जल है विलायक का, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, उस घोलने पर क्वथनांक उन्नयन की गणना करें, उन्नयन की गणना करें मतलब कि डेल टी का वैल्यू है वही पूछ रहा है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है, यानी कि केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी इजिकल टू के से डिनोट करते हैं इसको 0.52 के जी फॉर्मूल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है m इजिकल टू, क्योंकि m इजिकल टू होता है 1000 गुने के इंटू W डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल टी इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो यहाँ से डेल टी का वैल्यू निकालेंगे तो डेल टी इक्वल टू हो जाएगा 1000
बोले के इंटू डब्लू, स्मॉल डब्लू होगा डिवाइडेड बाई डेल टी। डेल टी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो यहाँ से डेल टी का वैल्यू निकाल देंगे 1000, और के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट का वैल्यू दिया हुआ है 60 इंटू कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 100। तो इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 से कटेगा 0.26, यानी कि डेल्टी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 0.26 केल्विन और डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है कि नहीं, मैं 0.26 के और डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम H2O में घोला गया है, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 ग्राम, जो कि ग्लूकोज दिया हुआ है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर वेट हो जाएगा C12 H22 और O11, इस सबको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 180 ग्राम हो जाएगा मोलिकुलर वेट 500 ग्राम H2O में, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 500 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका दाब दिया हुआ है आपका, कितना दाब दिया हुआ है 1.013 बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्वथनांक ज्ञात करना है, बिलियन का क्वथनांक का मतलब हो गया टीएस का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। जब यहाँ पे टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा निश्चित रूप से, और डेल टी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है टीएस माइनस टी होता है, ठीक है। और के बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.52 दिया हुआ है। तो अब हम लोग को फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है एम इजकल टू 1000 गुने के इंटू डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई होता है डेल टी इंटू के कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक है। यहाँ से एम, यहाँ से डेल टी का वैल्यू इधर ला लेते हैं, तो डेल टी इजकल टू हो जाएगा 1000 गुने के इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई हो जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और डेल टी का फॉर्मूला होता है टी एस माइनस कितना होता है टी इजकल टू 1000 हो जाएगा गुने के इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ से टी एस का मान तो निकालना ही है, टी का मान है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इजकल टू 1000 दिया हुआ है गुने के का मान कितना है 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट का वैल्यू हो जाएगा 180 गुने कैपिटल डब्ल्यू का मान है कितना 500। सबको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से टी एस का मान निकल जाएगा 100 पॉइंट आपका हो जाएगा 052 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि टीएस का मान कितना है। टीएस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिलियन का क्वथनांक हो गया टीएस का मान। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 12 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, चूंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट हो जाता है आपका 180 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम जल में, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया आपका 100 ग्राम, घोलने पर बिलियन का क्वथनांक 100.34 हो जा रहा है, यानी कि टीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, यानी कि आपका के बी, या इसी को हम लोग बोलते हैं के का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका टी का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, चूंकि इसी पे जो होता है वह जल जो है उबलता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि डेल्टी का वैल्यू यदि यहाँ से हम निकालना चाहें, सिंपली डेल्टी का वैल्यू हो जाएगा टी एस माइनस टी इजकल टू हो जाएगा टी एस का मान है 100.34 माइनस 100, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.34 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमारे पास में फॉर्मूला है एम इजकल टू हो जाएगा 1000 गुने के इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एम इजकल टू हो जाएगा, एम नहीं, यहाँ से हम लोग डेल टी निकाल सकते, के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि के का ही वैल्यू निकालना है हमको, तो के इजकल टू हो जाएगा एम इंटू डेल टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा
1000 गुने स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा एम का वैल्यू कितना है 180 गुने, डेल टी का वैल्यू हो जाएगा 0.34 गुने, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000 गुने आपका स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा 12। सबको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा 0.51 के जी पर मोल हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम H2O में घोलने पर, यानी कि आपका स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4.18 ग्राम दिया हुआ है, इसका कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 240 ग्राम हो जाएगा, यानी कि H2O का है। और डेल टी एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक कितना दिया हुआ है, यानी कि डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है आपका यहाँ पे 100.56, यानी कि टीएस का वैल्यू दिया हुआ है 100.56 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से टी का मान हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो निश्चित रूप से 100.56 से हम घटा देंगे 100, तो निश्चित रूप से हो जाएगा 0.56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। यौगिक के अणु भार की गणना करना है, यानी कि एम का वैल्यू ज्ञात करना है, जब के बी का मान कितना दिया हुआ है 5.31 दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। एम इजिकल टू फार्मूला होता है आपका 1000 गुने के इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल टी इंटू के कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि 1000 हो गया गुने के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.31 गुने स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू है 4.18 डिवाइडेड बाई डेल टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.56 गुने कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 240। सबको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 165.15 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक में, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 0.707 ग्राम 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि टीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा 56.88 डिग्री सेल्सियस तक होती है। कार्बनिक यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए, यानी कि एम का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है आपका एसीटोन का क्वथनांक कितना दिया हुआ है 56.38 दिया हुआ है, यानी कि टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 56.38 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग आराम से डेल टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, टी एस माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 56.88 माइनस 56.38, यानी कि इसका वैल्यू निकल जाएगा आपका 0.50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक, यानी कि के एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका के एम का वैल्यू दिया हुआ है 16.7। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो के बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। के बी इक्वल टू होता है के एम बाई 110, यानी कि 16.7 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 1.67, यानी कि के बी का वैल्यू आ गया 1.67। अब हम यहाँ से फार्मूला निकाल देंगे। फार्मूला हम यूज करेंगे एम इक्वल टू 1000 गुने हो जाएगा के इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल टी गुने हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से एम इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुने के जगह पे हम लोग के भी यूज करेंगे, यानी कि 1.67 गुने स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा 0.707 डिवाइडेड बाई डेल टी का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.50 गुने कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा 10। सबको हम लोग मतलब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 236.138 आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास में हमने कुछ थ्योरी देखा और पूरा न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नहीं, इसके बाद में हम लोग और भी कंसेप्ट हम लोग अभी देखते हैं, तब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टी से। हम लोग अब देखेंगे हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमांक समझ लेते हैं कि हिमांक किसे कहा जाता है। कोई भी जो द्रव होता है वह ठोस अवस्था में जिस ताप पर परिवर्तित होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, हिमांक। लेकिन इसको हम लोग
इसको एक दूसरे तरीका से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वेसल्स या बर्तन दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और इस बर्तन में निश्चित रूप से मान लीजिए कि कुछ ठोस यहाँ पे हैं, ठोस नहीं द्रव, यानी कि द्रव के पार्टिकल कुछ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जल हो या कुछ भी हो, ठीक है कि नहीं। तो इस पे जो इसके जो पार्टिकल जो है एक दूसरे से मतलब कि टकरा कर जो यहाँ पे दाब प्रेरित करेंगे, उसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, बाष्प दाब बोलते हैं, ठीक है ना। बाष्प दाब इसे कहते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो होता क्या है, किसी द्रव का हिमांक निश्चित रूप से एक तरह से ताप होता है, वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो होता है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफिनेशंस में लिख लेते हैं कि किसी द्रव का हिमांक, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, वह ताप होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठोस अवस्था के उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसे ही हम लोग बोलते हैं, मतलब हिमांक बोलते हैं। किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे ही हिमांक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक में मान लीजिए कि यहाँ पे जल दिया हुआ है उसी में, जैसे मान लीजिए कि जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी भी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, किसी अवाष्पशील अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है या अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, तो बिलियन में कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बिलियन में कणों की संख्या बिलियन में कणों की संख्या बढ़ जाती है, बिलियन में कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण विलायक का हिमांक घट जाता है, विलायक का हिमांक घट जाता है, ठीक है। विलायक का हिमांक घट जाता है, विलायक का हिमांक कम होने की यही घटना, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। विलायक का विलायक का हिमांक हिमांक कम होने की यह घटना कम होने की यह घटना या प्रक्रिया हिमांक में अवनमन कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि शुद्ध विलायक का यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T दिया रहे तथा तथा विलयन का हिमांक
विलियम का हिमांक जो दिया रहा है टीएस दिया रहा है, तो निश्चित रूप से हिमांक में अवनमन जो होगा, हिमांक में अवनमन जो होगा वह कितना के बराबर होगा, टी माइनस टी एस के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने हिमांक में अवनमन को हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को, थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि वास्तव में हिमांक में जो अवनमन है वह हिमांक में अवनमन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाष्प दाब में अवनमन के, वाष्प दाब में अवनमन के। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हुआ, टी माइनस टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी माइनस पी एस। ठीक है, एंड हिमांक में अवनमन जो होता है, हिमांक में अवनमन जो होता है, अवनमन वह निश्चित रूप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली मोललता के, मोललता के, यानी कि स्मॉल एम, यानी कि इसको हम डेल्टी से टी माइनस टी एस को डेल्टी से डिनोट करें तो डेल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसे हम डिनोट करते हैं के एफ से। इसे किसे कहते हैं, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ हम लोग किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी विलायक में 1 kg, मान लीजिए कोई भी आपके पास में 1 kg का विलायक है, यदि उसमें अवास्तविक विलायक का 1 मोल बढ़ाने के लिए विलायक के हिमांक में जो कमी होती है उसे ही हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे हम लोग के एफ से डिनोट करते हैं। मतलब किसी विलायक के, क्या लिखेंगे हम लोग, किसी भी विलायक के, किसी विलायक के, किसी विलायक के 1 kg में अवाष्पशील विलय का, अवाष्पशील अवाष्पशील विलय का, अवाष्पशील विलय का 1 मोल, अवाष्पशील विलय का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर, घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी आती है, 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 हिमांक में जो कमी आती है, जो कमी आती है उसे ही मोलल अवनमन, कमी आती है उसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ कहते हैं, के एफ कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फॉर्मूला इसका निकालने का हो जाएगा m इक्वल टू 1000 यूनियन के यानी कि के एफ से डिनोट कर सकते हैं, इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये इसी टाइप का फॉर्मूला पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा आपका के, जिसे हम लोग के एफ यहाँ पे बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, उसके बाद में आपका स्मॉल डब्ल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार। उसके बाद में आपका डेल टी इक्वल टू हो जाएगा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन। और उसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार। तो इस तरह से हमने कि मोलल अवनमन स्थिरांक को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीका से देख लिया। अब उसके बाद में हम लोग आणविक अवनमन स्थिरांक को देखते हैं। ठीक है,
लिखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक अवनमन अवनमन स्थिरांक। स्थिरांक या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक। ठीक है, या इसी का एक इंग्लिश नेम है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसे हम लोग बुक करते हैं केएम से। ठीक है, यानी कि हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी विलायक दिया हुआ है, 100 ग्राम का विलायक है, तो उसी विलायक में विलय का 1 मोल घुलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे ही हम लोग आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम विलायक में, यानी कि हो जाएगा 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुलने पर 1 मोल घुलने पर 1 मोल घुलने पर विलायक के हिमांक में विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि हो जाएगा m इज इक्वल टू 100 गुने k इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल टी इंटू कैपिटल W। ठीक है, और यहाँ से जहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू विलय का अणु भार उसके बाद में हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा आणविक अवनमन स्थिरांक स्मॉल w हो जाएगा आपका विलय का भार और डेल टी इक्वल टू हो जाएगा हिमांक में अवनमन। उसके बाद में कैपिटल W हो जाएगा आपका विलायक का भार। ठीक है, सही है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा, जिसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्वार्टनांक में उन्नयन व हिमांक में उन्नयन की सीमाएं क्या होती है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा क्वार्टनांक में उन्नयन व हिमांक में उन्नयन की सीमाएं। क्वार्टनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन की सीमाएं पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये दोनों विधियां जो होती है केवल तनु विलयनों पर कार्य करती है। लिखेंगे कि ये विधियां केवल तनु विलयनों पर काम करती है। केवल तनु विलयनों पर कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा नंबर में है आपका विलय जो होता है। विलय यहाँ पे विलय जो होना चाहिए विद्युत अपघट्य होना चाहिए। विलय जो होना चाहिए वो विलय कैसा होना चाहिए, विलय विद्युत अपघट्य होना चाहिए।
विद्युत अपघट्य होना चाहिए, अपघट्य होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर कि विलय जो होना चाहिए निश्चित रूप से अवाष्पशील होना चाहिए। विलय जो होना चाहिए यहाँ पे अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, विलय अवाष्पशील होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट है विलय जो है विलायक में पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए। विलायक में पूर्णतः, विलायक में पूर्णतः पूर्णतः घुलनशील होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए। यानी कि इसके हम लोग क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की सीमाएं ये चार होती है, इसे हम लोगों ने देख लिया। सारे कॉन्सेप्ट को अभी तक हम लोगों ने देख लिया है यहाँ तक। अब इसके बाद में इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो अगला आपका न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन से आपका एक 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है 1.822 ग्राम। ठीक है, और इसका अणु भार दिया हुआ है 155 यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हो गया 155 को 100 ग्राम बेंजीन में यानी कि कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 100 ग्राम घोलने पर हिमांक में अवनमन जो होता है वह यानी कि डेल्टी का वैल्यू कितना है 0.60 डिग्री सेल्सियस हो तो यौगिक का मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए यानी कि के एफ का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। चूंकि हम लोग जानते हैं एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुने के एफ गुने स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल्टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से हमको के एफ का वैल्यू निकालना है तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा एम गुने डेल्टी गुने कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000 गुने स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू एम का वैल्यू हो जाएगा 155 गुने डेल्टी, डेल्टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टी का वैल्यू ये दिया हुआ है 0.60 गुने कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000 गुने डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.822। इसको हम 1000 ऊपर कर देंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा और इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो के एफ का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 5.104 केल्विन केजी पर मोल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटेड सोल्व कर लिया। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 में यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 45 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और वैल्यू दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि इसका मोलिकुलर वेट निकालना है C2H6O2। जब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 62 को 600 ग्राम H2O में मिलाया जाता है यानी कि कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे तो बिलियन के हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। हिमांक का हिमांक की गणना करें यानी कि टीएस की गणना करना है और केएफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है केएफ इक्वल टू दिया हुआ है 1.86 और यहाँ से टी का वैल्यू तो शुद्ध जल का हिमांक जो होता है, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, शुद्ध जल का हिमांक तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 273.15 डिग्री केल्विन। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है कि m इक्वल टू 1000 गुने k इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका डेल्टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमको डेल्टी निकालना है तो डेल्टी इक्वल टू हो जाएगा 1000 गुने k इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई m इंटू कैपिटल डब्ल्यू यानी कि डेल्टी का वैल्यू हो गया आपका 1000 पुट कर दीजिए गुने के का मान दिया हुआ है के मैंने के एफ 1.86 इंटू कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है 45 डिवाइडेड बाई एम मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 62 गुने कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है कितना 600। सबको जब हम सोल्व करेंगे तो डेल्टी का मान निकल जाएगा हमारा कितना 2.23 2.23 डिग्री सेल्सियस या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.23 केल्विन आंसर। दूसरा नंबर है हमारा, चूंकि हम जानते हैं T माइनस टी एस इक्वल टू कितना हो जाता है डेल्टी, टी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस टी एस का वैल्यू
तो निकालना ही है हमको टीएस का वैल्यू, और डेल्टी का मान दिया हुआ है 2.23। तो टीएस का मान यहाँ से आ जाएगा -2.23 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। यदि इसको केल्विन में बदलेंगे तो 2.23 प्लस 273.15 केल्विन हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 270.92 डिग्री 92 डिग्री केल्विन आंसर। ठीक है ना, इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को नाइट्रोबेंजीन में घोलकर 0.25 मोलल विलयन प्राप्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे मोललता कितना दिया हुआ है, मोललता दिया हुआ है आपका, यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे एम से 0.25 मोल पर केजी इसका यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है तो इसकी हिमांक में 2 केल्विन की कमी आती है, यानी कि डेल्टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 केल्विन। अतः इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, यानी कि केएफ का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, और जबकि नाइट्रोबेंजीन विलाय का हिमांक दिया हुआ है 278 केल्विन, यानी कि टी का वैल्यू दिया हुआ है 278 केल्विन। ठीक है, हम लोग जानते हैं डेल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एम। यहाँ से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो निश्चित रूप से यहाँ से के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टी बाई एम। ठीक है, इतना तो हो गया। तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टी, डेल्टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टी का वैल्यू निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, यहाँ से के एफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टी डिवाइडेड बाई एम, यानी कि डेल्टी का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाई एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25। यहाँ से हम लोग 0 कर देंगे तो 25/200, यानी कि के एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, 8 के जी केल्विन के जी पर मोल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस देख लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में बने चीनी के, यानी कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है H2O प्लस चीनी, यानी कि जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं, वो दिया हुआ है चीनी के 5% भारानुसार, यानी कि यहाँ पे W का वैल्यू कितना है 5 ग्राम हो जाएगा, और चीनी का जो मोलिकुलर वेट होता है 342 होता है। ठीक है ना, C/H/100। उसके बाद में बिलियन का हिमांक 271 केल्विन है। तो यहाँ पे W कैपिटल W का वैल्यू हो जाएगा 100-5 कितना हो जाएगा 95 ग्राम, और यहाँ पे टीएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 271 केल्विन दिया हुआ है। बिलियन का हिमांक 271 केल्विन है, और ग्लूकोज के जल में बने 5% बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिलियन का हिमांक ज्ञात करना है हमको, यानी कि किसका वैल्यू ज्ञात करना है हमको, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे केएफ का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना दिया हुआ है 273.15 दिया हुआ है, यानी कि टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 273.15 केल्विन दिया हुआ है। यहाँ से यदि हम चाहें तो डेल्टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टीएस माइनस टी, यहाँ से हो जाएगा टीएस का वैल्यू कितना है 200, टीएस का वैल्यू दिया हुआ है हमारा डेल्टी इक्वल टू हो जाएगा, बेसिकली डेल्टी का फॉर्मूला होता है टी माइनस टी एस होता है। ठीक है, टी माइनस टी एस, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना हुआ है 273.15 माइनस 271, यहाँ पे हो जाएगा 2.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज कर दे रहे हैं। एम इक्वल टू कितना होता है 1000 गुने के इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई होता है डेल्टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से के एफ का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो के एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका एम इंटू डेल्टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000 गुने स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ से एम का वैल्यू रखिए, तो एम का वैल्यू रखने पे क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू मोलिकुलर वेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 342 गुने डेल्टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टी का वैल्यू दिया हुआ है 2.15। उसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 95 दिया हुआ है, और डिवाइड बाई 1000 गुने स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 में हो जाएगा 19 × 95, और सबको जब हम सोल्व करेंगे
तो यहाँ से KF का वैल्यू आपका आ जाएगा 13.97 केल्विन केजी पर मोल आ जाएगा। ठीक है ना, ये की आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग हमारे पास में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में और क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अलग में दिया हुआ है ग्लूकोज दिया हुआ है, मैंने H2O के साथ क्या मिला हुआ है, ग्लूकोज मिला हुआ है। तो H2O के साथ जब ग्लूकोज मिला हुआ है तो यहाँ पे W का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% है तो 5 ग्राम हो गया स्मॉल W। और इसका M का वैल्यू हो जाएगा, ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है, और कैपिटल W हो जाएगा 95 ग्राम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। K का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, के का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 13.97 हो जाएगा। 13.97 केल्विन केजी पर मोल इतना दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से हमको निकालना क्या है, TS का वैल्यू निकालना है। और T का वैल्यू निश्चित रूप से 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 डिग्री केल्विन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। ये वैल्यू सारा हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हम लोग एक फार्मूला यूज कर लेंगे, जो कि फार्मूला हम जानते हैं, M इजिकल टू हो जाएगा 1000 गुने K इंटू W डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेल टी इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल W। यहाँ से डेल टी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो डेल टी इजिकल टू हो जाएगा 1000 गुने K इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई M इंटू कैपिटल W। डेल टी इजिकल टू हो जाएगा T माइनस TS इजिकल टू 1000 गुने K इंटू स्मॉल w डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, अब सब वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा T का मान है 273.15 माइनस TS इजिकल टू हो जाएगा 1000 गुने K का वैल्यू हो जाएगा 13.97 गुने स्मॉल w का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई M का वैल्यू हो जाएगा 180, कैपिटल W का हो जाएगा 95। सब हम लोग जब सोल्व करेंगे, इस पूरा को सोल्व करेंगे तो 273.15 माइनस TS इजिकल टू हो जाएगा 4.08। ठीक है, यहाँ से TS का वैल्यू हो जाएगा 273.15 माइनस 4.08। यहाँ से TS का वैल्यू हो जाएगा आपका 269.07 केल्विन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया पूरा न्यूमेरिकल्स के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब इसके बाद में बस एक और वीडियो आएगा और मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।